जय माता दी मित्रों, नमस्कार। और हम पढ़ रहे हैं गोविंद पांडे रासो साहित्य पे। पढ़ना है आज। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने रासो रासो साहित्य का विवरण वीर गाथा काल के अंतर्गत किया है। तो रासो साहित्य का विवरण किसके अंतर्गत किया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने तो वीर गाथा काल के अंतर्गत किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार वीर गीत परंपरा का प्राचीनतम ग्रंथ विशल देव रासो है और विद्वानों ने रासो शब्द की व्युत्पत्ति निम्न ढंग से बताई है। गारसत्तासी ने राजसूय से बताया है रासो शब्द की व्युत्पत्ति और हरप्रसाद शास्त्री ने राजयश से बताया है। हरप्रसाद शास्त्री ने राजयश से राजसूय की रासो शब्द की व्युत्पत्ति बताया है। नरोत्तम स्वामी ने रासो शब्द की व्युत्पत्ति रासक से बताया है और कवि श्यामल दास और काशी प्रसाद जायसवाल इन्होंने रासो शब्द की व्युत्पत्ति रहस्य से बताया। किससे? दो लोगों ने रहस्य से रासो शब्द की व्युत्पत्ति बताया है, कविराज श्यामल दास और काशी प्रसाद जायसवाल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी इन्होंने रासो शब्द की व्युत्पत्ति रसायन रास या रासो से बताया है और नंद दुलारे वाजपेयी ने रासो शब्द की व्युत्पत्ति रास से बताया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी इन्होंने रासक से बताया है रासो शब्द की व्युत्पत्ति। रामस्वरूप चतुर्वेदी हैं तो राउस या रस से बताते हैं रासक शब्द की व्युत्पत्ति। दशरथ शर्मा, माता प्रसाद गुप्त और डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त इन्होंने रासो शब्द की व्युत्पत्ति रासक से बताया है। तो दशरथ, माता, गणपति तीन लोगों ने रासो शब्द की व्युत्पत्ति इनसे रासक से बताया है। गणपति चंद्र गुप्त पहले कहते हैं रासो शब्द की व्युत्पत्ति रासक से होता है, फिर रासा, तो रासु, उसके बाद रासो आता है। तो रासक की व्युत्पत्ति जो है रासो शब्द की सबसे ज़्यादा कौन देता है? गणपति चंद्र गुप्त कहते हैं रासक, रास, रासा, रासु, रासो। तो इसको याद कैसे करेंगे कि रासो शब्द की व्युत्पत्ति राजसूय, तो सुई लगाना है, तासी को सुई लग गया तो राजसूय से तासी। हरप्रसाद शास्त्री को यश चाहिए, शास्त्री हैं तो राजयश। और रासक नरोत्तम स्वामी, ये रासक से व्युत्पत्ति होती है रासो शब्द की। और रहस्य से किसने माना है? तो श्यामल दास और काशी प्रसाद जायसवाल दो लोगों ने रासो शब्द की व्युत्पत्ति रहस्य से माना है। शुक्ल जी हैं, राम हैं तो रसायन को रामायण बना लेंगे तो राम का रामायण से हो जाएगा। तो रासो शब्द की व्युत्पत्ति रामचंद्र शुक्ल ने रसायन रास या रासो से माना है। नंद दुलारे वाजपेयी, तो नंद के दुलारे क्या करते हैं? रास रचाते हैं, तो ऐसे करेंगे। रासो शब्द की व्युत्पत्ति रास से होती है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ये रासक से मानते हैं और रामस्वरूप चतुर्वेदी ने रासो शब्द की व्युत्पत्ति राउस या रस से माना है। तो देखिए राम स्वरूप में ये ऊ की मात्रा लगा है तो राउस, यहाँ भी ऊ है तो राउस या रास। दशरथ शर्मा और दशरथ माता गणपति ये रासो शब्द की व्युत्पत्ति रासक से मानते हैं। रासो साहित्य के प्रमुख रचनाकार व रचना आचार्य शुक्ल जी के अनुसार निम्न है। तो ये खुमार रासो किसका है? तो दलपति विजय का है। खुमार रासो दलपति विजय का है और इसका समय 9वीं शताब्दी है और ये वीर रस है। खुमार रासो में क्या है? वीर रस है। भाषा कैसी खुमार रासो की है? तो राजस्थानी है और ये काव्य रूप है। नरपति नाल इन्होंने विशल देव रासो की रचना की है। विशल देव रासो 1212 में लिखा गया और ये श्रृंगार और वीर दोनों है। विशल देव रासो 1212 में नहीं, श्रृंगार में है। विशल देव रासो किसका है? श्रृंगार में। और 4 खंड है, वीर गीत है। विशल देव रासो क्या है? वीर गीत है। जगनिक, ये जगनिक इन्होंने लिखा है परमाल रासो और परमाल रासो इसे आला खंड कहते हैं। 1230 में परमाल रासो लिखा है और वीर, इसमें वीर रस है। कौन सा रस है परमाल रासो में?
वीर रस है और ये वीर गीत भी है। चंद्रवरदाई ने लिखा है पृथ्वीराज रासो, वीर है ये वीर और श्रृंगार। इसमें पृथ्वीराज रासो जो है लिखा है चंद्रवरदाई ने, वीर रस है और श्रृंगार, वीर श्रृंगार भी है, श्रृंगार भी है। 69 समय या सर्ग है इसमें। डिंगल है, भाषा कैसी है, डिंगल है। और ये प्रबंध का जयचंद्र प्रकाश, जयचंद्र प्रकाश किसने लिखा है? तो केदार भट्ट ने लिखा है। तो जयचंद्र प्रकाश केदार भट्ट ने लिखा है 1224 में। और ये वीर रस है इसमें। केदार चंद क्या है? जयचंद्र प्रकाश में क्या है? वीर रस है। 1224 का लिखा है, प्रबंध काव्य है। मधुकर भट्ट ने जय मयंक जस चंद्रिका लिखा है। कब लिखा है? तो 1243 ईस्वी में लिखा है और ये प्रबंध काव्य है। तो जय मयंक जस चंद्रिका मधुकर भट्ट ने लिखा है और जय चंद्र प्रकाश केदार भट्ट ने लिखा है। हमीर रासो ये किसका है? तो सारंगधर का है। हमीर रासो सारंगधर ने लिखा है। विजयपाल रासो ये नल सिंह ने लिखा है। विजयपाल रासो ये नल सिंह ने लिखा है। और विजयपाल रासो कैसा है? तो वीर रस है। विजयपाल रासो में 42 छंद हैं और ये वीर गीत है। विजयपाल रासो कैसा है? तो वीर गीत है, 42 छंद हैं और वीर रस है। रणमल छंद, ये रणमल छंद किसका है? तो श्रीधर का है। श्रीधर का है रणमल छंद और 1454 ईस्वी में लिखा है रणमल छंद। और ये वीर गीत है। इसमें वीर रस है। क्या है? वीर रस है। और रणमल छंद में 70 छंद हैं। और डिंगल भाषा इसकी कैसी है? डिंगल भाषा है और ये वीर गीत है। भाषा डिंगल है, वीर गीत है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है कि चंद्रवरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं। तो ये चंद्रवरदाई और इनका जो पृथ्वीराज रासो है हिंदी का प्रथम महाकाव्य। तो पूछा जाता है कि हिंदी के प्रथम महाकवि शुक्ल जी ने किसे माना है? चंद्रवरदाई को माना है। और इनका जो काव्य है ये पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य शुक्ल जी मानते हैं। मिश्र बंधुओं ने लिखा है हिंदी का वास्तविक प्रथम महाकवि चंद्रवरदाई को ही कहा जा सकता है। अच्छा, ये चंद्रवरदाई को हिंदी के प्रथम महाकवि माने हैं शुक्ल जी। अगर कथन बन जाए कि हिंदी का वास्तविक प्रथम महाकवि चंद्रवरदाई को किसने माना है? तो ये मिश्र बंधुओं ने माना है। पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता अप्रामाणिकता में विद्वानों के बीच मतभेद है जो निम्नलिखित है। तो देखते हैं किसने प्रमाणिक माना है, किसने अप्रामाणिक और अर्धप्रामाणिक माना है। तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है। पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु, मोहनलाल, विष्णुलाल पांड्या और कर्नल टाड, इतने लोगों ने प्रमाणिक माना है। श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु, मोहनलाल, विष्णुलाल पांड्या, कर्नल टाड। अप्रमाणिक किसने माना है? तो शुक्ल जी और कविराज श्यामल दास, गौरीशंकर, हीराचंद ओझा, वूलर और मुरारी तीन ने तो माना है अप्रमाणिक। और अर्धप्रमाणिक तो मुनि, हजारी, सुनीति, दशरथ ओझा, इन्होंने अर्धप्रमाणिक माना है। मुनि, सुनी, हजार, दशरथ। तो मुनि हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुनीति कुमार चटर्जी और दशरथ ओझा ये अर्धप्रमाणिक मानते हैं। पृथ्वीराज रासो में कितने छंदों हैं? छंदों का प्रयोग किया गया है तो 68 छंदों का प्रयोग किया गया है पृथ्वीराज रासो में। मुख्य छंद कवित्त, छप्पय, दुहा, तोमर, तोटक, गाहा और आर्या है। चंद्रवरदाई को छप्पय छंद का विशेषज्ञ माना जाता है। तो चंद्रवरदाई को छप्पय छंद का विशेषज्ञ माना जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो को सुखसुखी संवाद के रूप में माना है। तो प्रश्न बनता है कि पृथ्वीराज रासो को सुखसुखी संवाद के रूप में किसने माना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने।
और किसने, तो वुलर ने क्या माना था, वुलर ने अप्रामाणिक माना था ना। देखिए यहाँ अप्रामाणिक वुलर, गौरी और श्यामल शुक्ल मुरारीदीन ये अप्रामाणिक माने। तो किस पे माने, किस बेस में माने, तो यही बताया जा रहा है कि वुलर ने सर्वप्रथम कश्मीरी कवि जयानक विजय पृथ्वीराज विजय के आधार पर सन 1875 ईस्वी में पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणित घोषित किया। तो ये जो वुलर हैं ये कश्मीर के कवि थे, इनको वहाँ पे पृथ्वीराज विजय मिल गया, जयानक कवि का लिखा हुआ पृथ्वीराज विजय मिल गया, और इसी के आधार पे 1875 ईस्वी में पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणित घोषित करते हैं। कौन करता है, तो वुलर करते हैं। और पृथ्वीराज रासो को चंद्रवरदाई के पुत्र जल्हड़ ने पूरा किया है, जल्हड़ ने पूरा किया। डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है, यह यानी पृथ्वीराज रासो एक राजनीतिक महाकाव्य है। दूसरे शब्दों में राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी है। तो ये प्रश्न बनता है कि ये किसका कथन है कि पृथ्वीराज रासो एक राजनीतिक महाकाव्य है। और राजनीति, दूसरा कथन बनता है, किसने कहा है कि पृथ्वीराज रासो एक राजनीतिक महाकाव्य है। और दूसरा कथन बनता है कि राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी है। तो दूसरे शब्दों में पृथ्वीराज रासो राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी है, तो ये बच्चन सिंह का हो जाएगा। हिंदी में सर्वप्रथम बारहमासा का वर्णन नरपति नालकृत विशल देव रासो में मिलता है। तो बारहमासा का वर्णन नरपति नालकृत विशल देव रासो में मिलता है। कैमासबद्ध पृथ्वीराज रासो का एक महत्वपूर्ण समय या सर्ग है। कैमासबद्ध क्या है, ये पृथ्वीराज रासो का एक महत्वपूर्ण समय या सर्ग है। आचार्य शुक्लदेव ने वीर काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ विशल देव रासो को स्वीकार किया है। तो ये भी प्रश्न बनता है कि शुक्ल जी ने वीर काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ किसे माना है, तो विशल देव रासो को ही वीर काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है। परमाल रासों में आल्हा उदल नामक दो सरदारों की वीरता का वर्णन है। आल्हा खंड को सर्वप्रथम 1865 ईस्वी में फर्रुखाबाद के तत्कालीन जिलाधीश चार्ल्स इलियट ने प्रकाशित करवाया। तो प्रश्न बनता है कि आल्हा खंड को सबसे पहले किसने प्रकाशित करवाया था, तो फर्रुखाबाद के तत्कालीन जिलाधीश थे वहाँ के चार्ल्स इलियट, कहाँ के, फर्रुखाबाद। उन्होंने आल्हा खंड को सर्वप्रथम 1865 ईस्वी में प्रकाशित करवाया था। और आल्हा खंड बरसात ऋतु में उत्तर प्रदेश के बैसवाड़ा, पूर्वांचल और बुंदेलखंड के क्षेत्र में गाया जाता है। तो ये भी प्रश्न बनता है कि आल्हा खंड किस ऋतु में गाया जाता है, तो ये हो जाएगा बरसात ऋतु में। और कहाँ कहाँ गाया जाता है, तो बैसवाड़ा उत्तर प्रदेश में ही है, बैसवाड़ा में गाया जाता है, पूर्वांचल में और बुंदेलखंड क्षेत्र में गाया जाता है। प्रश्न बनता है कि परमाल रासो का दूसरा नाम क्या है, तो परमाल रासो का दूसरा नाम क्या है, आल्हा उदल हो जाएगा। और इसमें कितने सरदारों की वीरता का वर्णन है, तो दो सरदारों की वीरता का वर्णन है, किसमें, आल्हा रुदल में। और शुक्ल जी के अनुसार वीर काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ कौन सा है, तो विशल देव रासो को स्वीकार किया है शुक्ल जी ने। और वहाँ पे पृथ्वीराज रासो को प्रथम महाकाव्य और प्रथम कवि किसे माना है, तो चंद्रवरदाई को माना है। और प्रश्न ये भी बनता है कि पृथ्वीराज रासो का सबसे बड़ा यह समय कौन सा है, सर्ग या समय कौन से है पृथ्वीराज रासो का सबसे बड़ा समय, तो ये कैमासबद्ध मिलता है, कैमासबद्ध। प्रश्न यहाँ भी बनते हैं कि सर्वप्रथम बारहमासा का वर्णन कहाँ पे मिलता है, तो सर्वप्रथम बारहमासा का वर्णन विशल देव रासो में मिलता है। विशल देव रासो किसकी है, तो नरपति नाल की है। और प्रश्न एक कथन पूछा जाता है कि पृथ्वीराज रासो को एक राजनीतिक महाकाव्य या दूसरे शब्दों में राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी है, किसने कहा है, तो बच्चन ने। और ये पृथ्वीराज रासो
इसको ये अधूरा ग्रंथ है। इसको पूरा किसने किया था? तो इसको पूरा किया था जल्हड़ ने। किसने पूरा किया था? जल्हड़ ने। और ये जो पृथ्वीराज विजय के आधार पे किसने पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक घोषित किया था? तो ये कश्मीर के कवि थे जयानक। इन्होंने क्या किया था? 1875 में पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक घोषित किया था। पृथ्वीराज रासो को सुखसुखी संवाद के रूप में किसने माना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। और चंद्रबरदाई को छप्पे छंद का विशेषज्ञ माना जाता है। 68 छंदों का प्रयोग है। पृथ्वीराज रासो में 68 छंदों का प्रयोग है। कितने छंदों का? 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग है। और प्रमाणिक किसने माना है पृथ्वीराज रासो को? तो श्याम मोहे मिस करो 10 प्रमाण के साथ ही प्रमाणिक हो जाएगा। कौन सा? श्याम मोहे मिस करो। तो मोहे मिस करो, तो मोहे से मोहनलाल विश्वनाथ पांड्या, श्याम से श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु मिस से मिश्र बंधु, और करो से कर्नल टाड, दशरथ, यहाँ दशरथ शर्मा हो जाएंगे। दशरथ ओझा अगर है तो ये दशरथ ओझा है तो अर्ध प्रमाणिक, और अगर दशरथ शर्मा है तो इन्होंने प्रमाणिक माना है। यहाँ पर नहीं दिया है पर हमने ऐसे ट्रिक से याद किया है कि श्याम मोहे मिस करो 10 प्रमाण के साथ। दशरथ यहाँ क्या हो जाएंगे? दशरथ शर्मा, शर्मा के प्रमाणिक मान लेते हैं तो प्रमाणिक वाले हो जाएंगे दशरथ शर्मा। और मुनि सुनी हजार दशरथ इसी अर्ध प्रमाणिक हैं। मुनिजन विजय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुनीति कुमार चटर्जी, दशरथ शर्मा, दशरथ ओझा। तो ओझा है अर्ध प्रमाणिक, ओझा अर्ध प्रमाणिक, दशरथ शर्मा प्रमाणिक। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। रासो शायद समाप्त हो गया। अगले टॉपिक पे मिलते हैं कल। अगर आप लोगों को थोड़ा भी सहयोग मिले, प्रश्न याद हों तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा मित्रों। धन्यवाद।